नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अवैध मानव व्यापार रोधी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट कार्ड BLE 032 कानूनी नीतियां तथा अवैध मानव व्यापार के संबंध में संस्थागत प्रतिक्रिया। ब्लॉक 1 कानून तथा नीतियां। इकाई 4 विशेष संस्थान। 4.1 प्रस्तावना। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो अवैध व्यापार के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं। किशोर न्याय अधिनियम के प्रवर्तन ने भी कुछ ऐसे संस्थान उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि चिल्ड्रन होम, देखभाल गृह, प्रेक्षण गृह, पीड़ितों के संरक्षण के लिए विशेष गृह, देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों CNCP को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। चूंकि अधिकांश अवैध व्यापार अवयस्क बच्चों का होता है, इसलिए इस प्रकार के सभी पीड़ित CNCP के पात्र हैं। इनके पुनर्वास एवं पुनरुत्थान के लिए कार्य करना बाल कल्याण समिति का दायित्व है। अवैध व्यापार संबंधी मामलों की प्रभावी जांच करने और अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए देश के कई भागों में पुलिस विभागों के विशेष अवैध मानव व्यापार रोधी सेल स्थापित किए गए हैं। अवैध मानव व्यापार रोधी उपायों के संबंध में हुई प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए भारत में विभिन्न जगहों पर विभिन्न परामर्शी निकाय, नोडल एजेंसियों का गठन किया गया है। 4.2 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अवैध मानव व्यापार का सामना करने वाले विशेष संस्थानों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे। अवैध मानव व्यापार के उन्मूलन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भूमिका का विवरणात्मक ब्यौरा देने में सक्षम हो जाएंगे और अवैध मानव व्यापार के मुद्दे को संबोधित करते हुए विभिन्न आश्रय गृहों तथा कल्याण समितियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का विवरण देने में सक्षम हो जाएंगे। 4.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भूमिका। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। इस मंत्रालय ने अवैध व्यापार तथा महिलाओं और बच्चों के व्यापारिक यौन शोषण से लड़ने के लिए वर्ष 1998 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यापारिक यौन शोषण के महिला एवं बाल पीड़ितों को मुख्य धारा में लाना और पुनः समाहित करना है। राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार एवं व्यापारिक यौन शोषण को रोकने के साथ साथ अवैध व्यापार एवं व्यापारिक यौन शोषण के पीड़ितों का पुनर्वास करने और कानून एवं विधि प्रवर्तन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय परामर्श समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इसकी बैठक हर 3 महीने के अंतराल पर हुआ करेगी। एक ऐसा नयाचार भी है जो व्यापारिक यौन शोषण के उद्देश्य के लिए अवैध व्यापार के बाल पीड़ितों की पूर्व मुक्ति तथा उत्तर मुक्ति के बारे में है। अवैध व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने भी एक समर्पित नोडल सेल का गठन किया है। इस नोडल सेल का मुख्य कार्य राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, नेटवर्क स्थापित करना और प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत आधार पर आंकड़े, बेहतर प्रणाली, नई बातों का आदान प्रदान करना है। अवैध व्यापार के मुद्दों पर पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं भारत सरकार के सुझाव के अनुसरण में राज्य सरकारों ने अवैध मानव व्यापार के संबंध में 2 नोडल अधिकारी निर्धारित किए हैं।
इनमें से एक अधिकारी पुलिस विभाग तथा दूसरा अधिकारी महिला एवं बाल बटा कल्याण श्रम आदि विभागों का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें पुलिस नोडल अधिकारी पीएनओ और सरकारी नोडल अधिकारी जीएनओ कहा जाता है। चार चार संस्थागत सेवाएं। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो अवैध मानव व्यापार के ऐसे पीड़ितों, विशेषतः ऐसे महिलाओं और बच्चों जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने, उनके पुनर्वास तथा उन्हें पुनः समाहित करने के दृष्टिकोण से उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसी कुछ संस्थागत सेवाओं का उल्लेख नीचे किया गया है। 4 अप्रैल 2001 आश्रय गृह। माता पिता की देखभाल से वंचित बच्चे, घरों से भागे हुए बच्चे, अप्रवासित बच्चे आदि जैसे बच्चों समेत ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है जिन्हें किसी न किसी कारण से अस्थायी अवधि के लिए आवासीय देखभाल की आवश्यकता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 37। ऐसे प्रतिष्ठित एवं सक्षम स्वैच्छिक संगठनों जो ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं को मान्यता प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करती हैं। इस धारा में विशेष प्रावधान है कि ऐसे बच्चों के लिए आश्रय गृहों की स्थापना एवं उनके संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। धारा 37 खंड 1 में प्रावधान है कि राज्य सरकार किशोरों या बच्चों के लिए जितने भी अपेक्षित हो उतने प्रतिष्ठित एवं सक्षम स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान कर सकती है तथा उनकी स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता दे सकती है। खंड 2 में प्रावधान है कि उपखंड में उल्लिखित आश्रय गृह एक धारा 32 के उपखंड 1 में उल्लिखित व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे गृहों में लाए जाने वाले बच्चों तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए ड्रॉप इन केंद्रों की तरह कार्य करेंगे। खंड 3 में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो आश्रय गृहों में ऐसी सभी सुविधाएं होंगी जो नियमों में निर्धारित हैं। एक यह आश्रय गृह कई बार अवैध व्यापार के पीड़ितों को आश्रय उपलब्ध कराते हैं। अवैध व्यापार से मुक्त कराए गए अधिसंख्य अवयस्क सीएनसीपी के पात्र होते हैं और गृह के संरक्षण के हकदार होते हैं। 4.4.2 बाल गृह किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 राज्यों को यह शक्तियां प्रदान करता है कि वे अपने आप या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से बड़ी संख्या में देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की आवासीय देखभाल के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में बाल गृहों का गठन कर सकती है। यह गृह इन बच्चों की समाज की मुख्य धारा में वापसी एवं पुनर्वास को सुकर बनाने के उद्देश्य से बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन बच्चों को व्यापक बाल देखभाल उपलब्ध कराएंगे। तथापि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 में प्रावधान है कि बच्चे का पुनर्वास तथा सामाजिक मुख्य धारा में वापस आना बाल गृह या विशेष गृह में उसके रहने के दौरान शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण उपलब्ध कराने का बेहतर विकल्प परिवार है। इसलिए अनाथ लावारिस बच्चों के पुनर्वास तथा सामाजिक पुनःसमायोजन के लिए दत्तक ग्रहण गोद लिया जाना ही प्रथम विकल्प है। 4.4.3 प्रेक्षण गृह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत उनके खिलाफ चल रही जांच के दौरान पर्याप्त आवासीय देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत होती है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को स्वयं ही या किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के सहयोग से प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में ऐसे बच्चों के अस्थायी आश्रय के लिए प्रेक्षण गृह स्थापित करने की शक्तियां प्रदान करता है। 4 अप्रैल 2004 विशेष गृह राज्य सरकारों को स्वयं ही या किसी स्वैच्छिक संगठन के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के आश्रय एवं पुनर्वास के लिए विशेष गृहों की स्थापना करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
4 अप्रैल 2005। बाल कल्याण समिति CWC। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 में बाल कल्याण समिति का प्रावधान है। अनाथ लावारिस बच्चों जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है का निःशुल्क दत्तक ग्रहण कराने की जिम्मेदारी समिति की है। सभी अनाथ एवं लावारिस बच्चों की कानूनी स्थिति का निर्धारण CWC द्वारा किया जाएगा। समिति के कार्य एवं शक्तियां, समिति से संबंधित प्रक्रियाएं, समिति के समक्ष बच्चों की प्रस्तुति, जांच प्रक्रिया, अनाथ एवं लावारिस बच्चों से संबंधित प्रक्रिया आदि का संचालन किशोर न्याय अधिनियम 2006 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। CWC से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही किसी बच्चे को गोद के लिए दिया जाएगा। CWC द्वारा अभिभावकीय अधिकारों को समाप्त भी किया जा सकता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के लागू होने तथा वर्ष 2006 में इसमें संशोधन होना निःसंदेह ही विधायिका का एक ऐसा प्रयास है जो अनाथ एवं लावारिस बच्चों का किसी भी धार्मिक स्तर का होने के बावजूद गोद लिए जाने को मान्यता प्रदान करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक धर्मनिरपेक्ष विधायन के तहत ही कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के बच्चे को गोद ले सकता है। अन्य विधायनों की अपेक्षा यह विधायन बालक उन्मुखी है। अधिनियम की धारा 31 के तहत CWC को CNCP से निपटने के लिए बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अधिनियम के खंड 1 में प्रावधान है कि बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास तथा पुनर्वास से संबंधित मामलों को निपटाए जाने के साथ साथ उन्हें मूल आवश्यकताओं एवं मानव अधिकारों के संरक्षण का अधिकार उपलब्ध कराने का अंतिम अधिकार समिति के पास होगा। CWC को ऐसे सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया गया है जो पीड़ितों के पुनर्वास, पुनर्समायोजन का निर्धारण करेगा। 4 अप्रैल 2006 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष सेवाएं। HIV तथा एड्स से पीड़ित बड़ी संख्या में बच्चे मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों के लिए एक पृथक आश्रय केवल तभी स्थापित हो सकता है जब जिले में या जिलों के समूह में विशेष प्रकार की आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो। 4 अप्रैल 2007 आवश्यकता आधारित बटा नूतन हस्तक्षेप के लिए सामान्य राहत अनुदान। ऐसे कार्यक्रम जिलों बटा शहरों की विशेष आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं और प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किए जाते हैं, जैसे कि कारावास के बच्चों, सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आदि। 4 अप्रैल 2008 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाई AHTU। देश में विभिन्न पुलिस विभागों ने अवैध व्यापार के मामलों से निपटने के लिए अवैध मानव व्यापार रोधी इकाई की स्थापना की है। अपराधी का अभियोजन दांडिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। अवैध मानव व्यापार रोधी इकाई मामलों की उचित जांच में तथा प्रभावी अभियोजन के लिए सामग्री तैयार करने में मदद करेगी। 4.5 सारांश। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। CWC जैसे निकाय के पास CNCP के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। विभिन्न प्रकार के गृह भी पीड़ितों की अभिरक्षा, पुनर्वास तथा पुनःकीकरण के लिए मदद करते हैं। विभिन्न पुलिस विभागों द्वारा स्थापित अवैध मानव व्यापार रोधी इकाई अवैध व्यापार के मामलों की यथोचित जांच तथा प्रभावी अभियोजन के लिए कार्य करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।